जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 19 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम होता है 40 शिफ्ट में एग्जाम होता है और हम इसके 19 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से बता दें, आपका हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मॉक टेस्ट जीके जीएस है, आप यहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जीके जीएस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के पतन के कारणों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बड़े औद्योगिक घरानों ने प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस का लाभ उठाया, ये आपका गलत है। बाकी जो अधिकांश लाइसेंस पिछड़े राज्यों द्वारा उपयोग किए गए थे। कई छोटी निजी फर्मों को ने लाइसेंस हड़प लिए थे। और तीसरा, अधिकांश लाइसेंस माल आयात करने के लिए थे। तो ये तीन आपका सही है, बाकी आपका तीसरा जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक ने 2022 में बीबीसी इंडियन सुपर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते थे? तो मीराबाई चानू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 2022 के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? मीराबाई चानू है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी में से एक है? तो हो जाएगा मिलम ग्लेशियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ग्लेशियर है, देखिए नया क्वेश्चन ये वाला, तो नया क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो ये है मिलम ग्लेशियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो कर का, यानी टैक्स का। राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो टैक्स का करते हैं, कर का करते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो लिंगानुपात सबसे अधिक है कहाँ का? केरल का है। और सबसे कम कहाँ का है? ये आपका हरियाणा का है। लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा का है, सबसे ज़्यादा केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शख्सियतों में से कौन एक भारतीय गजल गायिका नहीं है? तो भीमसेन जोशी जो है गजल गायिका नहीं है, याद रखना है। तो कौन नहीं है? तो भीमसेन जोशी जो है गायिका नहीं है। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2026 में करने वाला है आपका मिलान कॉर्टिना डी अम्पोजा, इसका करेक्ट आंसर है। इजी था ये वाला क्वेश्चन, आपको तुक्का लग सकता था आसानी से, तो कोई भी लगाता तो यही आपका लगाता। तो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो मिलान कॉर्टिना डी अम्पेजो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही है यहाँ पे? तो प्राकृतिक गलत है आपका। किसी देश की आर्थिक संपन्नता उस देश के पास केवल संसाधन होने से भर से निर्भर नहीं करता है। तो याद रखना है कि कौन सा कथन सही है पूछा है। तो किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता जो है उस देश के पास केवल संसाधन होने से नहीं होता है, उस संसाधन को दोहन करना भी आना चाहिए, मतलब निकालना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण का प्रावधान यहाँ पे शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 16 में किया गया है। तो याद रखना है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण का प्रावधान शामिल है? तो ये है आर्टिकल 16 में हो जाएगा। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी हो जाएगा। आर्टिकल 19 में, 19 का मैं बाद में बात करूंगा। 18 में क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। और यहाँ पे क्या जो 19 में आपको 6 राइट दिया गया। पहला तो आपका है बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार। दूसरा जो है आपका कौन सा अधिकार है? बोलने के बाद आता है आपका असेंबली बनाने का, संघ बनाने का अधिकार, असल में सभा बनाने का अधिकार। तीसरे में आपका संघ बनाएंगे, सभा बनेगा तो उसके बाद संघ बनाएंगे। उसके बाद घूमने का अधिकार होगा, उसके बाद बसने का अधिकार होगा, उसके बाद व्यापार करने का अधिकार होगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। तमिलनाडु का त्यौहार कौन सा है? पोंगल हो जाएगा। और क्या क्या है तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा आपका जल्लीकट्टू हो जाएगा, पोंगल हो जाएगा, फिर आपका थाईपुसम हो जाएगा, ये तो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। और कौन सा त्यौहार यहाँ पे? भारतनाट्यम यहाँ का फेमस है। काकरापार कहाँ है? काकरापार गुजरात का है। यहाँ पे कौन सा है? कलपक्कम हो जाएगा। और कौन सा यहाँ से फेमस है? और कौन सा है आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। तो त्यौहार, बिहार का त्यौहार कौन सा है? बिहार का छठ त्यौहार हो जाएगा। और कौन सा बिहार का त्यौहार है? बिहार का छठ त्यौहार हो जाएगा। और भी बहुत सारे त्यौहार है बिहार का। उड़ीसा में हो जाएगा रजपर्व हो जाएगा, रजपर्व, नुआखाई, आपका धानु यात्रा हो जाएगा, बाली यात्रा हो जाएगा, ये सब का उड़ीसा का हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा हो जाएगा। बिहार का जाट जाटिन आपको याद रखना है, जाट जाटिन भी आपको याद रखना है, विदेशी याद रखना है बिहार से। नेक्स्ट है, रबी और खरीफ के बीच फसल ऋतु को क्या कहते हैं? आपका जायद कहते हैं। तो रबी और खरीफ के बीच का जो फसल ऋतु होता है उसको हम जायद कहते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अस्थायी खाता संख्या पैन और आधार के लिंक करने की सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर कितना किया? 30 जून तक 2023 तक किया है। तो याद रखना है कि मार्च 2023 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अस्थायी खाता पैन और आधार को लिंक करने की सीमा जो है 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में कौन है? दिग्बोई हो जाएगा।
तो निम्नलिखित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जो है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखना असम हो जाएगा। असम में बहुत सारे रीजन आता है, एक तो आपका दिग्भोज हो जाएगा, फिर एक तो है कौन सा, एक दिग्भोज हो जाएगा, दूसरा आ गया, दूसरा याद 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 आ रहा है, एक तो दिग्भोज हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है बॉम्बे हाई। तमिलनाडु में आपको क्या रखना है, तमिलनाडु में हो जाएगा, छोड़िए, आंध्र प्रदेश का, गुजरात का अंकलेश्वर याद रखिएगा, गुजरात का अंकलेश्वर याद रखना है। हाँ, आसाम का है नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म समाज का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जो जिसे बाद में ब्रह्म सभा का स्थापना है, उसके बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई थी। तो ये थे आपके राजा राम मोहन रॉय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय में मैंने बहुत बार बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इन्होंने सभा स्थापित किया था वो था आपका आत्मीय सभा। आत्मीय सभा 1815 में इन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद ही आपका ब्रह्म समाज 1828 में आया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। उसमें जो है किस पे जोर दिया गया था? सती प्रथा पे जोर दिया गया था। इसके बाद इन्होंने मीरातुल अखबार को लॉन्च किया था। फिर आपका मीरातुल हो गया, फिर जो समाज कौमुदी, तो समाज कौमुदी इनका था, नहीं याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे द प्रेसेप्ट ऑफ जीसस हो जाएगा। मोनोथिज्म का प्रवचन थे मोनोथिज्म के। और यहाँ पे एक चीज़ याद है, इनका जो राजा की उपाधि किसने दिया था? ये दिया था अकबर द्वितीय ने दिया था। और इसके बाद जो इनका जो कब्रगाह है कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। और इनको भारत का मॉडर्न मैन कहा जाता है, आधुनिक भारत का पितामह, या फिर आपका रेनाइसिस कहा जाता है, मॉडर्न रेनाइसिस। रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने आपको महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव कहा था। 1913 में इनको नोबेल साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। और ये सब याद रखना है आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A के तहत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? 39A में क्या किया गया है? समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तो आर्टिकल 39A को जो है ऐड किया गया था, समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना था। और ये जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 39 को जोड़ा गया है, 39A को जोड़ा गया है, फिर 43A को जोड़ा गया और 48A को जोड़ा गया है। इन सबको 42वें संविधान से जोड़ा गया था। गढ़वाल ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो कन्नौज जाएगा। गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? कन्नौज पे किया था। गढ़वाल का संबंध किससे? कन्नौज हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन? किस सेल डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं? तो ये हो जाएगा मियोसिस में हो जाएगा। तो कौन से सेल डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं? तो मियोसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्मला पानीकर की मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 में निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये थी आपकी संगीत नाटक अकादमी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निर्मला पानीकर को संगीत नाटक अकादमी 2019 में मोहिनीअट्टम के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुआ था। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुआ था। और इसके जो है आपका आगा खां ने पहली अध्यक्षता की थी, आगा खां ने। नेक्स्ट है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी ढाका थी। निम्नलिखित इनमें से क्या किसी अर्थव्यवस्था में जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को वर्गीकरण का भाग नहीं होता है? तो कानून और व्यवस्था हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से किसी अर्थव्यवस्था में जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण का भाग नहीं है, तो कानून और व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैसे भी आप ऑड वन आउट कीजिएगा, तो इसमें क्या होगा? उत्पादन, वितरण और उपभोग, ये तो हो जाएगा, किसी चीज़ का आ जाएगा। और कानून और व्यवस्था, ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। सूत्र T2R3 द्वारा वक्त निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी ग्रह की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना अन्य ग्रहों की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या से करता है? तो ये जगह केपलर का तीसरा नियम हो जाएगा। तो ये है T² = R³ है। T² R³ दे रखा है, T² R³ यानी टाइम का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर हो जाएगा आपका रेडियस के क्यूब के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा T² R³ द्वारा किस व्यक्त निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है किसी ग्रह की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना के अन्य ग्रहों की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या को करता है? तो ये हो जाएगा केपलर का नियम। R से रेडियस हो जाएगा, T से टाइम पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से किसी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय पद्धति का उपयोग करते समय शामिल नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका A और C का नहीं किया गया, आपका लॉटरी का नहीं किया गया, और आपका जुआ नहीं किया गया। बाकी शेयर बाजार की बिक्री और खरीद पे किया गया है। तो A और C इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने निकाला था? तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इन्होंने जो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम निकाला था, तो 20 रुपये के हिसाब से निकाला था, 20 रुपये निकाला था। और जो साइंटिफिक मेथड पे जो आपका नेशनल इनकम निकाला है, वो किसने निकाला है? तो VKRV रॉय ने निकाला था, VKRV रॉय ने निकाला था साइंटिफिक मेथड पे।
निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो गूंगा नृत्य जो है आपका हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? गूंगा नृत्य हो जाएगा, ये आपका पुरुषों द्वारा किया जाता है। गिद्धा आपको पता है, गिद्धा पंजाब का हो जाएगा, घूमर आपका राजस्थान का हो जाएगा, खोरी आप मेरे को बता सकते हैं। किस भौतिक विज्ञानी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्ती तरंग को भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या अर्थात जया और कोजिया तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएंगे जोसेफ फूरियर, इसका करेक्ट आंसर है, बापिस्ट जोसेफ फूरियर हो जाएंगे। तो किस भौतिकी विज्ञानी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्ती तरंग को भारित आवर्तियों की अनंत संख्या अर्थात जया और कोजिया तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो बापिस्ट फ्यूरियर जोसेफ फ्यूरियर हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी टफ क्वेश्चन था। 2023 में आईपीएल नियम के तहत चेन्नई सुपर किंग के निम्नलिखित में से कई खिलाड़ियों में से कौन टूर्नामेंट के इतिहास में पहला इम्पैक्ट प्लेयर बना था? ये थे तुषार देशपांडे हो जाएंगे, पहला इम्पैक्ट प्लेयर बने तुषार देशपांडे। नया क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। 2023 में नए आईपीएल नियम के तहत चेन्नई सुपर किंग के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टूर्नामेंट के इतिहास का पहला इम्पैक्ट प्लेयर बना है? तुषार देशपांडे। तो मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक क्या कहें, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।